हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में नमस्ते योजना से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्ते योजना जो सफाई कर्मी नाले में या नाले के अंदर घुस करके कार्य करते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए नमस्ते योजना शुरू किया गया है। आज के युग में जहां मशीनीकरण का दौर हो, ऐसे युग में भी यदि मानव का मृत्यु इसलिए हो जाता हो क्योंकि वो नाले के अंदर या सफाई करते हुए अपने प्राणों की बलिदानी दे देता है, तो एक शर्म की बात है। और इसलिए इन समस्याओं को समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना को प्रारंभ किया है। नमस्ते योजना मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए लाया गया है। मतलब अब मशीनों के द्वारा सफाई का कार्य किया जाएगा। सफाई का कार्य किया जाएगा और इससे जो संबंधित मंत्रालय है वो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। मतलब इसमें दो मंत्रालय संबंधित हैं, एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दूसरा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो दो मंत्रालय मिलकर के नमस्ते योजना को संचालित कर रहे हैं। और नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय एक ऐसा राष्ट्रीय योजना जिसका कार्य पद्धति मशीनों के द्वारा किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। और मशीनों के माध्यम से चाहे नाले का सफाई हो या अन्य गटर का सफाई हो, ऐसे सफाई कर्मियों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा जो स्वयं से कार्य करते हैं। और इसका उद्देश्य है कि शून्य मृत्यु दर को लाना। मतलब नमस्ते योजना का जो लक्ष्य है शून्य मृत्यु दर लाना। ये कौन सा शून्य मृत्यु दर लाना है? जो नाले में यानी जो सफाई कर्मी जो काम करते हैं उनके मृत्यु दर में उसे शून्य पे लाना है। नमस्ते योजना के अंतर्गत शहरों के चयन के न्यायपालिकाओं के साथ 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले सभी शहर इसमें और कस्बे शामिल किए जाएंगे। मतलब कि इसका जो लक्ष्य है, नमस्ते योजना का जो लक्ष्य है वो शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना है। साथ ही इसमें नगर पालिका के साथ साथ में उन कस्बों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या अगर किसी नगर या कस्बे की है तो उसे भी नमस्ते योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
नमस्ते योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं? प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि हाल ही में नमस्ते योजना प्रारंभ किया गया या किससे संबंधित है? तो नंबर 1, यह सफाई कर्मी से संबंधित है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि नमस्ते योजना प्रारंभ किया गया, इसमें कौन कौन से मंत्रालय संबंधित हैं? तो इसमें सामाजिक न्याय, एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना और सफाई कर्मियों के समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न हो सकता है इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो न्यायपालिका, नगर पालिका, और 1 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बे इसमें शामिल किए जाएंगे। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2022। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया जा रहा है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स के द्वारा। ये 2 वर्ष पे होता है, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसके पहले 2018 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसे 2020 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका। इसमें कुल 17 देश भाग ले रहे हैं। और भारत का एयरफोर्स का एक टुकड़ी है, तो YPS नेगी के नेतृत्व में एक भारतीय वायुसेना की टुकड़ी भाग ले रही है, जिसमें
माना जाता है कि 100 से अधिक सैनिक मौजूद हैं। यानी ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया जा रहा है। और ये कब से कब चलेगा? तो ये 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक चलेगा। यानी वर्तमान में चल रहा है। 2022 का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का एक दल YPS नेगी के नेतृत्व में इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इसका पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। यह ऑस्ट्रेलियाई रॉयल एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें 17 देश शामिल हैं। यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? इसमें प्रश्न बनेंगे कि हाल ही में, या पहले पूछ लेगा पिच ब्लैक क्या है? पिच ब्लैक क्या है? तो आपका आंसर होगा कि पिच ब्लैक एक सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। इसमें कितने देश शामिल हुए? इसमें 17 देश शामिल हुए। भारत में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? तो शामिल हुआ। किसके नेतृत्व में? YPS नेगी के नेतृत्व में। और ये कितने साल पे आयोजित किया जाता है? तो द्विवार्षिक सम्मेलन है, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। यानी कि यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? रॉयल एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया। पिछला संस्करण कब हुआ था? 2018 में। 2020 में क्यों नहीं हुआ था? कोविड-19 के वजह से नहीं हुआ था। यानी कि इतने प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न तो एकदम से बन सकते हैं। बाकी ये भी पूछ सकता है कब से कब आयोजित किया गया। तो 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक आयोजन किया गया। तो ये 8-10 प्रश्न जो है इससे बन सकते हैं। अगला पॉइंट है महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए महिला पुलिस का दसवां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया है। शिमला में इसका आयोजन किया गया है। और इसका सहयोग कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के सहयोग से गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के माध्यम से किया जा रहा है। यानी इसमें कौन कौन सहयोग दे रहा है? हिमाचल प्रदेश सरकार सहयोग दे रही है, गृह मंत्रालय भारत सरकार और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ये 3 लोग मिल करके महिला पुलिस का 10वां संस्करण का आयोजन किया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नित्यानंद राय ये कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री आप जानते हैं अमित शाह बाबा हैं, अमित शाह मोटा भाई। यानी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय जी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य है महिला पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना है। इनका जो उद्देश्य है महिला अधिकारियों के लिए, जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। इसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में अभी 13% महिलाएं पुलिस बल में काम कर रही हैं, पुलिस बल में काम कर रही हैं। इसे बढ़ा करके कम से कम 25% करने की बात कही गई है, कम से कम। अगर 25% बढ़ा दिया जाता है फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बराबर का भागीदार जब तक महिलाओं को नहीं बनाया जाएगा तब तक न तो देश का विकास होगा और ना ही देश आगे बढ़ेगा और ना समानता मिल पाएगी। जब तक समानता का आधार नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से विकास करना एक झूठा वादा की तरह पूरा करना साबित होगा। एक बड़े तबके को, एक आधी पूरी आबादी को आप इग्नोर करके और आप सोचें कि आप देश का विकास कर लेंगे तो ये असंभव है और एक गलतफहमी है जो समय के साथ साथ दूर होती रही है। जिस देश में महिलाओं की जो समानता का स्तर है वो लगभग 45% प्लस है। अगर 100 पद हैं उसमें अगर 45 महिलाएं हैं कम से कम, तो उस देश का विकास दर आप देख लीजिए। और भारत जैसे देश में जहां विकास का स्तर दिख तो रहा है कि बहुत ऊंचा है, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे कि दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो हाई पीक पे हैं, यानी कि ऊपर के स्तर पे हैं, ये मुश्किल से 2 से लेकर के 4% के आसपास हैं, जो अपनी पूरी इकोनॉमी का 90% के आसपास रखने की क्षमता रखते हैं। और एक वो आबादी है जो कम से कम माना जाता है कि 80% प्लस है। इनके पास में केवल कुल संसाधन का 20% से भी कम है। तो इस आबादी को जब देखने पर पता चलता है कि इनमें और इनमें ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्यों है? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो एजुकेशन का अभाव, एजुकेशन नहीं है, और दूसरा यह है कि रूढ़िवादी मानसिकता। और रूढ़िवादी मानसिकता क्यों है? क्योंकि आज भी कहा जाता है कि महिलाएं क्या करेंगी, पढ़ के क्या करेंगी, क्योंकि उन्हें करना तो चूल्हा चौका ही है। जब ऐसी सोच होगी तब समानता नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर कुछ महिलाओं को एक मौका मिल भी जाता है तो उनकी प्रतिभा को इसलिए इनकार कर दिया जाता है, उनको नेतृत्व देने से इसलिए इनकार कर दिया जाता है, माना जाता है इनके दिमाग नहीं होता है, इनके दिमाग नहीं होता है। अब समझ में ये नहीं आता है कि जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखते हैं कि इनको दिमाग नहीं होता है, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जो औरत एक साथ कितने काम कर सकती है। बच्चे देखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, रसोई देखना। रसोई में मतलब क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब कह सकते हैं प्रबंधन करना। यहाँ पे घर का प्रबंधन कह सकते हैं, प्रबंधन करना, रिश्तेदार को
देखना, सास, ससुर, माता, पिता को देखना। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो खेती बाड़ी का कार्य भी देखना। और कई ऐसे कार्य हैं जो महिला एक साथ कर सकती है और पुरुष क्या करता है, कमा के लाता है। इसको लगता है कमाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर लेता है। अभी इसी काम के लिए एक नौकर रखना पड़े तो उसको देना पड़ेगा 15,000 रुपया से ज़्यादा। जो महिला बच्चा पैदा कर सकती है, खाना भी बनाएगी, कपड़े धोएगी, घर का प्रबंधन करेगी, रिश्तेदारों को देखेगी, सास ससुर माता पिता को देखेगी, खेती बाड़ी करेगी और यहाँ तक कि सब्जी भी लाएगी, तो सारा काम करने के बावजूद भी वो सोचती है कि परिवार खुश रहे। तो जो इतना मेहनत करने के बावजूद भी खुश रहती है, वो इनके तरह एक कार्य क्यों नहीं कर सकती, बराबर की भागीदारी क्यों नहीं कर सकती, उसको बराबर की भागीदारी क्यों नहीं मिलता है, वो अच्छा प्रशासन कैसे नहीं चला सकती। अगर घर मैनेज कर सकती है तो देश भी मैनेज करना उसे आता है, बशर्ते उसको मौका देना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि बराबर का हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास झूठा साबित हो कागजों में रह जाएगा और विकसित नहीं होगा। इसमें प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। पुलिस महिला का कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया, तो ये 10वां है। कहाँ किया गया, शिमला में। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया, नित्यानंद राय ने। और इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो इसमें शामिल हैं हिमाचल प्रदेश, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के नेतृत्व क्षमता में विकास करना। और इसमें एक बातें और बताई गई हैं कि 25% से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये तो आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा क्योंकि महिलाओं से संबंधित है तो आएगा। इंदिरा गांधी पीएम बनी, भारत ताकतवर बना, बांग्लादेश अलग हुआ, पहला परमाणु परीक्षण हुआ, और कृषि से संबंधित विकास हुए, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला। मायावती सीएम बनी। यहां मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक महिलाओं की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था बेहतर थी। ममता बनर्जी सीएम बनी। बंगाल में शासन व्यवस्था वसुंधरा राजे
सीएम बनी राजस्थान की। शासन व्यवस्था बेहतर थी। यानी कि जैसे जैसे मौका मिलता गया महिलाओं के, तो उन्होंने अपने प्रतिभा को बढ़ चढ़ करके दिखाया है कि मैं योग्य हूँ और किसी से कमतर नहीं हूँ। यहाँ पे अन्यथा कोई न ले, बस ये मात्र देखे कि क्या इतने बड़े आबादी में 140 करोड़ के आबादी में अगर हम 50% की जनसंख्या को इग्नोर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो क्या हम विकसित हो पाएंगे? क्या हम जिस देश की कल्पना कर रहे हैं उस देश को उस आधार पर ले जा पाएंगे जहां आज की ज़रूरत है? तो संभव नहीं होगा। अतः बराबर की भागीदारी देना चाहिए। अगला पॉइंट है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अंडर 20 यानी 20 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बुल्गारिया में आयोजित किया गया है। बुल्गारिया में, बुल्गारिया के सोफिया में। सोफिया में ये 45वां संस्करण है। यहाँ पे पहली बार, अभी तक भारत ने कोई स्वर्ण यहाँ नहीं जीता था। अंतिम पंघल पहली भारतीय महिला हैं, 17 वर्ष की हैं ये, इन्होंने स्वर्ण जीता है। पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण जीता है। और इसके बाद में सोनम मलिक, और प्रियंका, इन दोनों ने रजत जीता है। सोनम मलिक 62 किलोग्राम के वजन में और प्रियंका 65 किलोग्राम के वजन में, इन दोनों ने रजत पदक जीता है। यानी अंतिम पंघल ने स्वर्ण पदक जीत करके एक इतिहास बना दिया है। तो अंडर 20 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बुल्गारिया में। बुल्गारिया में कहाँ किया जा रहा है? सोफिया में। तो ये कौन सा संस्करण है? यह 45वां संस्करण है। और अंतिम पंघल कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये हरियाणा की हैं। हरियाणा में हिसार जिला के भगाना गांव में। फिर आप भगाना गांव तो नहीं पूछेगा, लेकिन हिसार पूछ सकता है और हरियाणा पूछ सकता है। तो ये प्रश्न आ सकता है। सोनम मलिक ने रजत पदक जीता है और प्रियंका ने रजत पदक जीता है। तो प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे, हाल ही में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बुल्गारिया में। दूसरा प्रश्न और पूछ सकता है, बुल्गारिया न दे करके सोफिया दे सकता है। संस्करण पूछ सकता है तो 45वां है। भारत के किसी ने स्वर्ण जीता तो हाँ, नाम क्या है? अंतिम पंघल। ये कहाँ की हैं? तो ये हरियाणा की हैं। हरियाणा में कहाँ से हैं? हिसार से हैं। हिसार में कहाँ से हैं? भगाना गांव से। और कौन कौन जीता? तो सोनम मलिक और प्रियंका, इन्होंने क्या जीता? रजत। यानी पहली महिला, भारत की पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिसने स्वर्ण जीता है। अभी तक भारत ने स्वर्ण नहीं जीता था। 45 संस्करण के पहले 44 संस्करण हो चुके हैं, लेकिन भारत में स्वर्ण नहीं आया। पहली बार अंतिम पंघल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बनी है। अगला पॉइंट है ब्लॉकचेन तकनीकी से खेती। ब्लॉकचेन तकनीकी से खेती झारखंड में शुरू हुई है।
झारखंड भारत का पहला राज्य बना है पहला राज्य जहां पे ब्लॉकचेन के माध्यम से तकनीकी से खेती की जाएगी। इसमें बीज की पारदर्शिता शामिल है। यानी प्रश्न पूछेगा, केवल यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक से खेती करने वाला कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। और झारखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।